हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स डू चेंज पर। मैं हूं आपका दोस्त नितिन मिश्रा। दोस्तों, शिक्षा जगत से जो जुड़ी हुई मुख्य खबरें हैं, जो हाइलाइटेड खबरें हैं, उनको लेकर मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं कि क्या चीज़ कहां पर होने वाली है और किस चीज़ का विरोध हो रहा है, कौन सी नई परीक्षा है, कौन सी नई भर्ती है। इन सारे मुद्दों को लेकर मैं अपने इस चैनल पर उपस्थित हुआ हूं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। देर ना करते हुए हम सीधे आगे बढ़ते हैं अपनी मुख्य खबरों की तरफ। देखिए, सबसे पहली जो खबर है यहाँ पर कि परिषदीय विद्यालयों में की जाएगी 8800 ECCE एजुकेटरों की भर्ती। ठीक है, और ये मैं आपको बता दूं कि ये पहली बात तो संविदा पर भर्ती के लिए कवायद शुरू हो गई है। तो ये संविदा पर होगी और ये बाल वाटिका जो शिक्षक होते हैं, 3 वर्ष से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, उनके लिए इन शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है। ठीक है, जिसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 8800 अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECCE एजुकेटर रखे जाएंगे। शिक्षा मंत्रालय ने इसके लिए 113.3 करोड़ का बजट स्वीकृत किया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इसमें 10,313 रुपये जो है वो मानदेय मिलेगा जिनका यहाँ पर चयन होता है। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहली चीज़ तो आपके माइंड में आना चाहिए कि इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। क्या DLED या BEd के जो कैंडिडेट हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो देखिए, वो लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इसके लिए योग्यता रखी गई है उसके लिए आपके पास गृह विज्ञान मुख्य विषय से आपका ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है, या फिर अगर आपने अगर गृह विज्ञान से ग्रेजुएशन नहीं किया है तो आपके पास क्या होना चाहिए? तब आपके पास होना चाहिए नर्सरी अध्यापक परीक्षा, जो बाल वाटिका की या जो प्री प्राइमरी की जो स्पेशल एजुकेशन की का कोर्स होता है 2 साल का, वो आपके पास होना चाहिए। NTT से CT नर्सरी हो आपके पास, या DPSC का 2 साल का डिप्लोमा अगर आपने किया हुआ है, तब आप इसके आवेदक बन सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से देखा जाए तो जिन्होंने DLED सामान्य कोर्स किया है या BEd सामान्य कोर्स किया है वो लोग यहाँ पर एलिजिबल नहीं होते हैं। अब हम देखते हैं कि इनके क्या दायित्व रहेंगे। देखिए, 3 से 6 साल के बच्चों का औपचारिक शिक्षा के लिए तैयार करना। ये देख सकते हैं आप कि 3 से जो 6 साल के बच्चे हैं उनको औपचारिक शिक्षा के लिए तैयार करना, ये इनकी मुख्य जिम्मेदारी होगी। और दूसरा, 5 से 6 साल के बच्चों पर ध्यान देते हुए निपुण भारत मिशन का लक्ष्य पाना, अभिभावकों के साथ बैठक कर बच्चों की प्रगति से अवगत कराना और बच्चों के विकास से संबंधित इंडिकेटर से संबंधित चाइल्ड प्रोफाइल तैयार करना। कुल मिलाकर ये भर्ती रहने वाली है। तो जिन्होंने गृह विज्ञान से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है या जिन्होंने प्री प्राइमरी के लिए कोर्स किया हुआ है वो लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। उनके लिए एक सुनहरा मौका है, जिसमें 10,313 रुपये आपको प्रतिमाह मानदेय के रूप में सरकार भुगतान करेगी। और ये जो भुगतान होगा वो कितने महीनों के लिए होगा? ये 11 महीनों के लिए होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं 11 महीने की ये नौकरी होगी, यानी कि आपको जिस मंथ में छुट्टी रहती है उस मंथ की सैलरी आपको नहीं दी जाएगी। जितने महीने आप काम करेंगे उतने महीने की आपको सैलरी दी जाएगी। दूसरी तरफ हम अगर देखें तो TGT PGT परीक्षा को लेकर बहुत तगड़ा विरोध प्रदर्शन हो रहा है शिक्षा सेवा चयन आयोग पर पिछले कुछ दिनों से, जहां पर लगभग 12 दिन पहले ये बताया गया था कि जो आपकी TGT की परीक्षा है वो 30 और 31 जुलाई के लिए शासन के पास इसका प्रस्ताव भेजा गया है। जैसे ही वहां से स्वीकृति मिलती है आपको तुरंत जो है 30 और 31 तारीख की डेट घोषित कर दी जाएगी। लेकिन उस बात को भी आज लगभग 12 से 14 दिन बीत चुके हैं और अभी तक आयोग की तरफ से कोई भी सकारात्मक चीज़ निकल कर नहीं आया है। तो जिसके विरोध में परसों से ही TGT PGT के जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने आयोग के गेट पर विरोध प्रदर्शन शुरू किया। परसों शाम को, यानी कि 26 तारीख की जो शाम थी, 26 तारीख को रात में कैंडल मार्च निकाला गया था शिक्षा सेवा चयन आयोग के गेट से लेकर बालसन चौराहे तक, और कल तिरंगा यात्रा के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। बेरोजगारों की तिरंगा यात्रा निकली, जो जाकर कहाँ पर? बालसन चौराहे पर। ये आप देख सकते हैं जहाँ पर गांधी जी का स्टैचू बना हुआ है, वहीं पर जाकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और अपनी बातों को वहाँ पर रखा। ठीक, और इस तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये शिक्षा सेवा चयन आयोग का मेन गेट है।
जहां पर अभ्यर्थी डटे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर सारे लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप परीक्षा की तिथि घोषित करें, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन आया था 2022 में आया था और उस बात को आज 3 साल बीत चुके हैं। 3 सालों में अभी तक ये परीक्षा नहीं करा पाए हैं। तो जब तक परीक्षा नहीं होगी तब तक टीजीटी पीजीटी की या परिषदीय विद्यालयों में नई भर्ती आने के कोई चांस नज़र नहीं आ रहे हैं। ठीक, तो हम इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आप देखते हैं कि जो पीसीएस की अभी कुछ दिन पहले ही प्री का रिजल्ट आया था, अब मुख्य परीक्षा की डेट भी आ गई है और ये मुख्य परीक्षा कराए जाना है। आप देख सकते हैं कि 29, 30, 1 और 2 जुलाई को, ठीक है, ये मुख्य परीक्षा 29, 30, 1 और 2 जुलाई 4 तिथियों में इसको कराया जाना है और ये परीक्षा सुबह 9 से 12 और दोपहर 2:30 से 5:30 बजे के बीच में होगी। टोटल 6102 लोगों को मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल बताया गया था, तो यही 6102 लोग जो है इस परीक्षा में सम्मिलित होंगे, जिसमें 4 दिन की परीक्षा है 29, 30, 1 और 2 जुलाई को, जिसको पूरी सिक्योरिटी के साथ इसको कराए जाने की तैयारी की गई है। ठीक, सो हम बात करते हैं अब जो सबसे आजकल हाईलाइटेड मुद्दा है स्कूल मर्जर का। आप लोगों ने देखा होगा कि जो परिषदीय विद्यालय हैं उनके स्कूल को मर्ज करने की बात कही जा रही है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो मर्ज करने की आड़ में विद्यालयों को बंद किया जा रहा है। एक एक ज़िले में हजार स्कूल बंद करने की तैयारी हो गई है, पूरी लिस्ट जारी हो गई है। उसी के विरोध में जो अध्यापक हैं, जो नई शिक्षक भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं वो लोग, और जो बाकी अभिभावक हैं जिनके बच्चों को दूर जाना होगा, वो लोग भी यहाँ पर इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन हुआ और ये कहाँ की खबर है, ये जौनपुर की खबर है। तो जौनपुर में भी जिला मुख्यालय पर इसका विरोध प्रदर्शन किया गया। और अगर हम थोड़ा सा आगे देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लखनऊ, ये गोंडा में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिला मुख्यालय में फिर से लोग इकट्ठा हुए हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये अब प्रदेश व्यापी आंदोलन बनता हुआ चला जा रहा है, जिसमें जिलेवार इसका विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जो ये सरकार की गलत नीतियां हैं इसके खिलाफ हम सभी को बोलना चाहिए, क्योंकि स्कूल मर्जर करना ये किसी भी सरकार का ऑप्शन नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दें तो उसके लिए आपको टीचरों की नियुक्ति किए जाना चाहिए। अब आप सोचिए कि 2022 में जो टीजीटी का नोटिफिकेशन आया था वहाँ पर शिक्षकों की कमी थी, इसलिए वो नोटिफिकेशन जारी किया गया था शिक्षकों की भर्ती के लिए। और 3 साल से जिस विद्यालय में अगर अध्यापक नहीं होंगे किसी भी विषय के, उस विद्यालय में बच्चे किस लिए पढ़ने आएंगे। और यही आप हवाला देकर स्कूलों का विलय कर रहे हैं। तो जब किसी विद्यालय में अगर अध्यापक ही नहीं होंगे तो वहाँ पर बच्चे आएंगे क्यों, कोई भी अभिभावक अपने बच्चों को क्यों भेजेगा। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट को समझनी चाहिए और अपना जो ये मनमाना ढंग से किया गया आदेश है इसको वापस लेना चाहिए। तो और सबसे जो मुख्य खबर है आज की, कि जो शिक्षक हैं एक हिमांशु राणा, जिन्होंने, मैं इनके बारे में बता दूं कि शिक्षा मित्र के जो केस हुआ था उसमें भी इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी और उसमें इन्होंने विजय हासिल की थी। तो अब ये फ्रंट पर आ गए हैं और इन्होंने कहा है कि मैं डायरेक्ट जो ये मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, चाहे वो मौलिक अधिकार का हनन हो बच्चों का, जिसमें आर्टिकल 21(1) में कहा गया है कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन पाने की मौलिक अधिकार दी गई है आर्टिकल 21(a) में। वहीं अगर आर्टिकल 51(a) की बात करें तो वहाँ पर भी अभिभावकों के लिए ये कहा गया है कि आप अपने बच्चों को स्कूली शिक्षा ज़रूर मुहैया कराएं। ठीक, और वहीं पर आर्टिकल 45 में अगर हम देखेंगे तो सरकार के लिए भी ये कहा गया है कि आप जो है बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, ये आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी है। तो ये देखा जाए तो बच्चों के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं कहीं ना कहीं उससे भी हमें वंचित किया जा रहा है। तो इन सब के खिलाफ में हिमांशु राणा ने बागडोर ठान ली है कि हम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे और जो हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है उसके खिलाफ हम सरकार की जो नीतियां हैं उनके खिलाफ हम कहीं ना कहीं कोर्ट जाएंगे और हम जीत हासिल करेंगे। तो इन्होंने ये भी अपील किया है कि जितने भी अध्यापक हैं
वो लोग जिनका आसपास का स्कूल विलय हो रहा है, वो लोग, या जिनका विलय नहीं भी हो रहा है, क्योंकि इनका कहना है कि आज दूसरे विद्यालयों का विलय हो रहा है तो कहीं ना कहीं कल आपका भी नंबर आ सकता है, तो आपकी भी नौकरी खतरे पर रहेगी, आपके भी ट्रांसफ़र होंगे दूसरे विद्यालयों में, दूसरे हो सकता है डिस्ट्रिक्ट में आपको भेजा जाए। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए अगर विद्यालयों का विलय हो रहा है तो जो दूर के अभिभावक, जो जिन बच्चों का घर दूर है विद्यालय से, और अगर विलय होता है तो उनका घर और भी दूर हो जाएगा, तो उन अभिभावकों से आप लेटर लिखाइए और उनका नाम लेकर हमें यहाँ पर क्या करना है, कोर्ट केस करना है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की रोज़ की जो मुख्य खबरें रहेंगी इसी चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।